कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जो हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज चला रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। इस वीडियो में 16 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक की घटनाएं डिस्कस करेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और जिससे जो हम कनेक्ट करते हैं जीएस को, वो वहाँ से भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की उम्मीद है परीक्षाओं में। तो इसलिए आप अगर चाहें तो इसके नोट्स भी बना लीजिए, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं इसमें। न्यायालय की अवमानना, जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी ये शब्द जो है काफ़ी चर्चा में रहा। एक वकील हैं प्रशांत भूषण, जिनको न्यायालय की अवमानना के तहत दोषी करार दिया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 129 और आर्टिकल 215, ये दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और 215 में हाई कोर्ट, ये दोनों, इनको पावर दी गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी को गिल्टी करार देने की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, ये शब्द क्या है? इसमें अगर किसी न्यायपालिका की कार्रवाई या उसके किसी डिसीजन या उसकी संरचना या किसी न्यायाधीश से संबंधित अगर आप कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपको गिल्टी करार देते हुए आपको जुर्माना या तो सजा का प्रावधान आपके लिए कर सकता है। और वही हुआ प्रशांत भूषण के साथ। तो इसमें दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें न्यायालय की अवमानना की अवधारणा का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, ये दोनों ही परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और ये हाई कोर्ट से संबंधित है। इसके बाद एक आर्टिकल और है यहाँ पे 131, न्यायालय की अवमानना। इसके अंतर्गत स्व मोटो एक शब्द था, स्व मोटो, जिसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान। इसके तहत जो है कार्रवाई की गई। स्वतः संज्ञान का मतलब हुआ कि अगर न्यायपालिका किसी सोशल मीडिया, टीवी चैनल के माध्यम से भी उसको यह लगता है कि हाँ, किसी आदमी ने न्यायालय की अवमानना की है, तो उसके लिए उसके खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें जो न्यायालय की अवमानना के तहत जो सजा का प्रावधान है वो 6 माह या 2000 का जुर्माना, ये सजा का प्रावधान है। स्व मोटो आर्टिकल 131 में इसका जिक्र किया गया है। दो आर्टिकल यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इससे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। यह आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से। इसमें PIL की अवधारणा दी गई है। PIL आप डाल सकते हैं 32 और 226 के तहत। आगे चलते हैं। एक बार ये सारे आर्टिकल आप एक बार ढंग से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नाम सबने सुना होगा। इसमें क्या है कि NRA, इन शॉर्ट इसको बोला जाता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका गठन किया गया है। इसमें जो हमारी SSC की परीक्षाएं होती हैं या रेलवे की और एक और परीक्षा है IBPS, इन 3 परीक्षाओं को इस संस्था के द्वारा इनका आयोजन किया जाएगा परीक्षाओं का। इसमें एक
पेपर होगा CET का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सीटेट की परीक्षा होती है वैसे ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होगी, किसके द्वारा? NRA के द्वारा। और इन 3 पेपर जो SSC, रेलवे और IBPS के जो अलग अलग पेपर होते थे उनका एक कॉमन पेपर होगा। इसके बाद टायर 2 और टायर 3 के पेपर्स इनके द्वारा लिए जा सकेंगे, लेकिन ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जैसे सीटेट की परीक्षा होती है। और इसके अंतर्गत 3 साल की वैलिडिटी होगी इसकी। एक बार परीक्षा पास करने के बाद इसकी ये आप 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। 6 महीने पे 2 बार परीक्षाएं होंगी जैसे सीटेट की परीक्षा होती है। तो काफ़ी चर्चा में रहा है ये NRA। आगे चलते हैं। कैलिफोर्निया, सभी ने नाम सुना होगा इसका। अमेरिका के पश्चिमी भाग में ये क्षेत्र पाया जाता है और ये काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है जंगल में आग लगने की घटनाएं यहाँ पे घटित होती रहती हैं, जहाँ पे व्यापक पैमाने पे जन त्रासदी होती है। तो एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में, आपको याद रहेगा। अगर मान लीजिए ये अमेरिका का मैप है तो ये यहाँ पे कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसको बोलते हैं यहाँ पे डेथ वैली। यह जो है इस साल सबसे गर्म जगह ये डिक्लेयर हुई, करीब 54 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे पाया गया। और इसके अलावा अगर आज तक का इतिहास देखें तो यहीं का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पाया गया है, लगभग 57 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहा है। इसको बोलते हैं डेविल गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स भी इसको बोला जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि शैतान का गोल्फ कोर्स किसको कहते हैं, तो वो डेथ वैली हो गई। इसके अलावा यह एक रिफ्ट वैली भी है। रिफ्ट वैली का मतलब अगर कोई धरातल है और वहाँ पे 3 दरारें हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो अगर एक दरार नीचे चली जाती है और दो जो भूखंड है वो वहीं पूर्ववत रहते हैं तो उसको बोलते हैं डेथ वैली। तो इसको बोलते हैं रिफ्ट। तो ये डेथ वैली एक रिफ्ट घाटी है। शैतान का गोल्फ कोर्स भी बोला जाता है इसको। यहीं पे एक विंड चलती है जिसका नाम है सांता आना विंड। इसका नेचर क्या है? ये वार्म एंड ड्राई विंड है, गर्म और शुष्क होने की वजह से जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे अक्सर आग लगने की घटनाएं घटती रहती हैं, जिसका मेन कारण सांता आना विंड ही है क्योंकि उसका नेचर जो है वार्म और ड्राई है। आगे चलते हैं। बड़ा ही रोचक प्रश्न है ये। अर्थ ओवरशूट डे। इस साल अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया। ये होता क्या है ये देख लीजिए पहले। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरे साल के लिए अगर हम उसका पैमाना माने तो 31 दिसंबर तक हमें जितने रिसोर्सेज या जितने संसाधनों का उपयोग करना है, उनको कंज्यूम करना है, उसको हमने 22 अगस्त को ही ख़त्म कर दिया। इन द सेंस अब 22 अगस्त के बाद जितने हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे वो एक तरह से बर्डन माना जाएगा हमारे अर्थ के ऊपर। तो इसको बोला जाता है अर्थ ओवरशूट डे। 22 अगस्त मतलब 31 दिसंबर तक जो रिसोर्सेज हमें कंज्यूम करना था उसको हमने कब खत्म कर दिया? उसको हमने 22 अगस्त को ही खत्म कर दिया। अब इसके आगे जितना हम कंज्यूम करेंगे वो हमारे अर्थ के ऊपर एक तरह से बर्डन माना जाएगा। जो हमारी छोटी जनरेशन, जो हमारी आगे की जनरेशन जो आएगी, उसका एक तरह से हम लॉस करेंगे। तो पिछले साल जो है ये अर्थ ओवरशूट डे
ये आया 29 जुलाई को। हर साल ये चेंज होता रहता है। जितनी तीव्रता से हम अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे वैसे ही ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा। जुलाई, जून, मई ऐसे होता चला जाएगा। पिछली बार ये 29 जुलाई को था, इस बार ये 22 अगस्त को आया, तो एक पॉजिटिव संकेत गया इसके लिए। 24 दिन की जो वृद्धि हुई वो लॉकडाउन में, क्योंकि हमने संसाधनों का काफ़ी कम उपयोग किया, इसलिए इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं कि हाँ, ये इस बार हमने अपनी प्रकृति पे थोड़ी सी रहम कर दी। चलिए आगे चलते हैं। ये डेट आप याद रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में डायरेक्ट इससे प्रश्न आ सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार 5 लोगों को दिया गया। वो जो लोग हैं, एक बार नाम देख लेते हैं उनका। पहला नाम है रोहित शर्मा का। दूसरे पे आते हैं विनेश फोगाट। मरियप्पन थंगावेलु। रानी रामपाल। और 5वां जो नाम है मनिका बत्रा। ये पांचों के पांचों नाम जुबान पर रटे होने चाहिए आपके। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। पेपर में ये आपको मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट वैसे प्रश्न तो आएगा ही आएगा। विनेश फोगाट रेसलिंग से, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं ये, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो खेल जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1991, 1992 इसमें की गई। 5 लोगों को मिला है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो ये चौथे क्रिकेटर हैं, 4th क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और MS धोनी, इन तीनों लोगों को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो ये रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं। बाकी विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल और मनिका बत्रा, इनका नाम भी आप लर्न कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। आगे चलते हैं। राजीव कुमार, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिली है इनको निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, इनको नियुक्त किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, निर्वाचन आयोग की, एक सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर इसके आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की, तो ये है 324। आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की पूरी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। इसकी शक्तियाँ, इसके अधिकार सब इसके अंदर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय बॉडी है। इसमें 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है ये। और ये संकल्पना 1993 में बनी, मतलब 1993 में ये 3 सदस्यीय बॉडी बन गई। राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। अगर चीफ की बात करें हम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसकी बात करते हैं, तो
सुनील अरोड़ा, यह जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी कार्यप्रणाली की बात करें निर्वाचन आयोग की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कार्यकाल जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग, इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल। बाकी जो 2 आयुक्त हैं उनका ये 62 कर लीजिए। बाकी जो दोनों आयुक्त हैं जैसे राजीव कुमार हैं, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होगा। लेकिन जो सुनील अरोड़ा हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। नियुक्ति देखते हैं अगर इनकी, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पद से हटाने की बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं, संसद के दोनों सदनों में बहुमत पास करने के बाद हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। बाकी जो दोनों आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति उनको उनकी पोस्ट से हटा सकता है। तो ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न कई बार बन जाता है। यहाँ पे आगे चलते हैं। कई बार इसकी आलोचना भी की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर के बीच में ये जो थोड़ा सा विवाद, जो थोड़ा सा पोस्ट को हटाने की प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा सुधार होना चाहिए इसमें। और जो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तीनों लोगों में जो बहुमत जिसका 2/1 इस आधार पर डिसीजन लिया जाता है। इनका वेतन, इनकी शक्तियां सब बराबर हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। ये लगातार चौथी बार इसको इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इसको मिला है। तो करीब चौथी बार ये सबसे स्वच्छ शहर माना गया है ये। तो इस पे प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अपने आप को छठे शेड्यूल, जो छठी अनुसूची है, उसमें डालने के लिए जो है सेंटर को एक अप्रोच किया है कि भाई हमें भी छठे शेड्यूल में डाला जाए। तो एक बार हम थोड़ा मैप में देख लें। अगर ये इंडिया का मैप है तो यहां से भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। ये आप एक बार देख लीजिए। कई प्रश्न तो ऐसे आते हैं इसमें कि छठी अनुसूची जो है उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है हमारे। तो जो 6 जो शेड्यूल है उसमें 4 स्टेट हैं। अगर हम देखें तो यहां पे असम, बिल्कुल सीक्वेंस में आएगा ये, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों स्टेट का वर्णन शेड्यूल 6 में किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, जो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र जो है उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उनके लिए फंड्स वगैरह एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि छठे अनुसूची में कौन कौन से स्टेट हैं। तो इस सीक्वेंस में देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश भी खुद को इस अनुसूची में डालने की सिफारिश कर रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको इनर लाइन परमिट, इस प्रणाली के अंतर्गत इसको डाला गया है। इनर लाइन परमिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है।
इसमें क्या है कि ये जब अंग्रेजों का शासन था औपनिवेशिक टाइम पे, तो उसमें जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनको उनके जो वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह संकल्पना दी गई। इसमें क्या है कि अगर हम लोग वहाँ पे जाके बसना चाहें, कोई ज़मीन लेना चाहें, तो हमें सबसे पहले इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अंतर्गत 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। वो चारों स्टेट भी देख लीजिए एक बार। उसमें एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट जो हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग प्रश्न है। इनर लाइन परमिट के लिए ये 4 स्टेट, सीक्वेंस में ये भी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो वो यहाँ से मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, तो ये 4 स्टेट इसके लिए हैं। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये संकल्पना 2015 में, नवंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये संकल्पना दी। इसके अंतर्गत क्या है कि जो आपने देखा होगा, ग्लोब के बारे में जानते होंगे आप, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री का, ये कर्क वृत्त और ये मकर वृत्त। इस क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज हैं उनको मिला के ये गठबंधन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी है, उसकी एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो इसमें ये संकल्पना दी गई कि सोलर से हम एनर्जी बनाएंगे, और वो उसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक 1000 गीगावाट का, कि 2030 तक 1000 गीगावाट सौर एनर्जी हम बनाएंगे। तो इसमें जो है इसका मुख्यालय का जो इसका हेडक्वार्टर है वो हमारे गुरुग्राम में है। ये आप देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। ये कब बनाया गया? 2015 में। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है, इसका एम क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाने का। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट छूटे हैं उसको जस्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।